साथ उनको सुने, उनसे वार्तालाप करें और फिर आप अपने जीवन का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं। मैं आज के इस दूसरे दिन की कार्यशाला के लिए प्रोफेसर पटेल को पुनः आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और कल से जो जहाँ हम लोगों ने विराम दिया था, जिस पुस्तक की बात चर्चा करते हुए, वहाँ से उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज आप अपनी बात यहाँ रखें। प्रोफेसर पटेल। थैंक यू सर। सर इसकी जरूरत है? अच्छा, मैं जब बोल रहा हूँ तो विनोद सर शोध पर बातचीत करना और शोध करने की पद्धति पर बात करना निहायत बोरिंग काम है, लेकिन जरूरी काम है। तो इसी काम को किया जाए आगे और कोशिश की जाए कि थोड़ा हम लोग पॉइंटेड होकर के कुछ बातों को कर सकें। कल हम लोग जो बातचीत कर रहे थे उसमें एक बात निकल के आई थी। हम लोग पहले एक टाइम और स्पेस को ध्यान में रखकर एक टॉपिक चुनते हैं और उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं और एक फाइनल करते हैं कि ये हमारा टॉपिक हुआ, ठीक है। और फिर उससे हम लोग विवाह करते हैं। इसको मैंने कल जो कहा था उसी टर्म को मैं दोहरा रहा हूँ। यू आर इम्बेडेड, यू आर लिंक्ड विद समथिंग जो आपके साथ चलेगा जब तक कि आप काम करेंगे। कहीं भी चला जाओ, लोग मुझसे उम्मीद करेंगे कि चूँकि मैंने सांप्रदायिकता पर काम किया है, थीसिस लिखी है, इसलिए सांप्रदायिकता पर आपको क्या राय है, क्योंकि आप उस विषय से एक तरह से इस तरह से आपका जुड़ाव हो जाता है, फिर आपके पास उससे बचने का कोई उपाय नहीं। तो हम लोग बातचीत को थोड़ा स्ट्रक्चर कर लें, क्या क्या हम लोग असली करेंगे। सबसे पहले जो 5 पॉइंट हम लोगों ने बनाए थे उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके पहले एक बात और भी दोहरा दूँ कि कल मैंने कही थी कि जब आपने तय कर लिया कि एक विषय है आपका, तो उस विषय पर आपको अब केंद्रित करना है। और मैंने कहा था कि जैसे एक जंगल है, उसमें आप ढेला चलाते है ना, ढेला चलाने के पहले आपको देखना चाहिए कि हमसे पहले उस ओर कौन कौन ढेला मार चुका है ना। इसको हम लोग लिटरेचर सर्वे है, उस विषय पर किस किस ने पहले काम किया है, तो उसको भी आपको जानना चाहिए। जैसे आपको अगर काम करना है स्त्री पर, तो स्त्री विषय पर किन किन लोगों ने आपसे पहले काम किया है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जो जो काम उन्होंने कर दिया है वो आपके सामने उपलब्ध है और हम लोग कुछ नया करना चाहते हैं तो हम लोग उससे आगे जाएंगे। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा कि अब आप ढेला मार रहे हैं और देख रहे हैं कि वो जानवर कहाँ है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कभी इधर थे कभी इधर आ चुके। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए कल जो चर्चा हो रही थी जाति, अब जाति में हम लोग के पास 50 साल पहले का एक मामला है, समीकरण है कि सवर्ण लोग जो हैं वो दलितों का शोषण करते थे और सारा खुद अपने हाथ में रखते थे और फिर अत्याचार करते थे आदि आदि। मूल विषय हुआ जाति। अब पता चला भाषण आप दे रहे हैं और जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहाँ अपर कास्ट का अब डोमिनेशन है ही नहीं। अब जाति का पूरा मामला ही बदल गया है। तो आप ढेला चला रहे हैं उधर, है ना, और जाति वहाँ से चली आई है इधर, तो आपकी थीसिस क्या रहेगी, है ना। अब जो है अब जब जाति की बात कर रहे हैं तो अब जाति जो है पहले यहाँ थे,
अब जाति जो जिस जाति का वर्चस्व था वो यहाँ से भाग के यहाँ वहाँ चले गए, अब जमीन जगह सब पर कब्जा दूसरी जातियों का हो गया है। तो आप क्या करिएगा? अब आप जो है 100 साल पहले वाला फ्रेम अगर रखिएगा, है ना, ये ठाकुर साहब अत्याचारी थे, ये जमींदार अत्याचारी थे, ये अत्याचारी थे, तब कैसे होगा? जो इस तरह के डिविजन्स को फिक्स्ड मानते हैं, जाति को फिक्स्ड मानते हैं कि जाति नहीं बदलती है ना, उनके लिए तो वही वाला चल रहा है समीकरण, ये अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट और ये चल रहे हैं, और उसी के इर्द गिर्द राजनीति भी चल रही है। इसलिए आप देखिएगा कि जो सबसे दबंग हैं अभी लोग, वही लोग अपने ऊपर अत्याचार के ऊपर बात कर रहे हैं। हो सकता है कई इलाकों में, जैसे एक बार बातचीत हो रही थी जहानाबाद के संदर्भ में, और हम लोग पुराने तरह के लोग थे, हम लोग जो बता रहे हैं कैसे जहानाबाद में कैसे अत्याचार हुआ था आदि आदि। तो जो एक आदमी बैठा हुआ था उसने कहा कि भाई वहाँ के जो सारे जमींदार तो भाग चुके हैं, तो भाग गए, अब उनका कोई रहता ही नहीं, और उनकी जमीन पर कब्जा हो गया है दूसरी जातियों। संयोग से जो सज्जन बोल रहे थे वो खुद भी जमींदार थे, और वो अपने गांव में लौट के अपनी जमीन पर जो है अब कब्जा नहीं कर सकते, दूसरी जातियों का कब्जा हो गया है। और हम लोग हैं इतिहास में वही 100 साल पहले वाला जो फ्रेम था कि यहाँ जमींदार थे, यहाँ ये थे, यहाँ ये थे, उसी में फंसे हुए हैं। ये डर होता है। ध्यान रखिएगा कि ढेला चलाइए, जानवर का पीछा करिए, लेकिन वो जानवर पहले कहाँ था और अब कहाँ है इसका भी ख्याल रखिएगा। हो सकता है जानवर अभी इधर था लेकिन अब वो वहाँ चला गया, डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया। तो इतिहास में काम करना जो है ना, ये बहुत चैलेंजिंग हो गया है पिछले 30 सालों में। ये ध्यान रखिए, अगर इतिहास का शोधार्थी मजबूत इरादों का ना हो तो वो जो डोमिनेंट लोग होते हैं उनके हिसाब से चलने लगता है। उनके सामने जो वर्तमान में बहुत पावरफुल लोग हैं उनके हिसाब से बात करने लगता है। लेकिन अगर वो समझदार है, वो जानता है कि समय परिवर्तित होता है, सामाजिक समीकरण में भी परिवर्तन होता है, और इतिहास का काम किसी खास जानवर के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में जानना नहीं है, बल्कि समग्रता में देखने को ही वो इतिहास माने। इसीलिए आपका जो छोटा टुकड़ा है आपके इतिहास के अध्ययन का, वो बड़े टुकड़े से मिला हुआ है। आप कभी भी छोटे इतिहास को बड़े इतिहास से अलग करके काट करके न देखें, तभी आपकी बात जो है वो मानी जाएगी, या तभी वो सच्चा इतिहास। तो सच्चा इतिहास जो होता है वो सामग्रिक इतिहास की अवहेलना नहीं करता। इसलिए आप जिस विषय पर काम करें उस विषय के आसपास के जो मामले हैं उस पर भी जरूर ध्यान दें। मैं उसको उदाहरण देकर समझाऊंगा, लेकिन इसका मुख्य कारण ये है मैं बोलने का कि मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ कि इतिहास की खेती हो रही है इस वक्त। इतिहास को अपने हिसाब से चलाने की एक कोशिश हो रही है, और विभिन्न सामुदायिक जो ग्रुप हैं वो राजनीतिक आधार पर इतिहास का बंटवारा कर रहे हैं। ये खतरनाक खेल है, और इसमें एक जो सुचिंतित इतिहास लेखक होगा वो इस खतरे से जरूर एक दिन टकराएगा। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमान हो, ऊंची जात नीची जात हो, तथाकथित कोई ऊंची जात तो होती नहीं है, कोई नीची जात भी होती नहीं है, मनुष्य मनुष्य होता है। लेकिन चूंकि ये कैटेगरीज बना दी गई हैं, इसलिए हम लोगों को एक इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए सामाजिक जो विद्वेष है उस विद्वेष को इतिहास में अगर हम ना घुसेड़ेंगे तो इतिहास का भला होगा, समाज का भी भला होगा। ये बात कहते हैं तो मुझे संकोच होता है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जिन लोगों का इतिहास किसी ने नहीं लिखा है, जिस पर लोगों का ध्यान कम गया है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। भले ही स्रोत हो न हो, स्रोत को कभी कभी बनाना भी पड़ेगा, और उनके स्रोत तो हैं नहीं, तो आप उनके स्रोत कहाँ खोजेंगे? उनकी आकांक्षाओं में भी खोज सकते हैं।
उनकी अभिलाषाओं में, उनकी संभावनाओं में भी खोजिए, तब आपको पता चलेगा कि उनके जो डर हैं, उनकी जो अतीत के प्रति जो दृष्टि है, अतीत में जो वो खोजना चाहते हैं और खोज नहीं पा रहे हैं, उनकी कैसे मदद की जा सकती है। आपके पास कलम है, आपके पास इतिहास को समझने की दृष्टि है, आपके पास स्रोत उत्पादन और स्रोत को दूसरे तरीके से समझने की काबिलियत भी है, इसलिए आपके पास वो अस्त्र है, आपके पास वो औजार है, जिससे आप उन लोगों को इतिहास दे सकें जिनके पास उनका अपना इतिहास नहीं है। इसलिए ये इतिहास लेखन का काम जो है बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। इस बात को मैं सबसे पहले इसलिए याद दिलाता हूँ कि इतिहास का कोई टुकड़ा स्वायत्त टुकड़ा नहीं होता है। इतिहास पूरे समाज के इतिहास से जुड़ा होता है। इसलिए अगर आप कोई छोटा सा हिस्सा मिल गए इतिहास के लिए, तो ध्यान रखिए कि उस इतिहास का बड़े इतिहास के साथ एक संपर्क है। वो पूरा इतिहास नहीं हो सकता, लेकिन पूरा इतिहास तो कोई लिख नहीं सकता है। इसलिए हम लोग एक टॉपिक चुनते हैं, उस टॉपिक को पूरे इतिहास की हमारी जो समझ है उसमें हम सिचुएट करते हैं, उसमें हम उसको रखते हैं। इसीलिए कभी भी अपनी बात को अंतिम बात मत मानिए। आपको जितना मिला आप लोगों के सामने विनयपूर्वक रखिए और उनसे मशवरा कीजिए, बातचीत करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए कि ये सोच भी है। कोई और उस विषय पर काम करने वाला हो सकता है आपको कुछ और नई बात बता दे। इतिहासकार कभी भी रिजिड नहीं हो सकता। आप अपने काम को करिए और ये जानिए कि आप जो कह रहे हैं उससे बेहतर कहने वाले लोग बाद में आएंगे, अलग कहने वाले लोग आएंगे और आपके काम से उनके काम का एक जोड़ बनेगा। इतिहास कभी भी फाइनल नहीं होता। इतिहास हमेशा अपने आप को बदलता रहता है, क्योंकि हमारा वर्तमान बदल रहा है और वो वर्तमान जो है फिर नए वर्तमान को भी पैदा करेगा और उस वर्तमान से इतिहास लिखा जाएगा। क्योंकि मैं कल जो कह रहा था वो आपको यही कह रहा था ना कि इतिहास का सिलसिला वर्तमान से शुरू होगा। अतीत से चलता हुआ वर्तमान में इतिहास नहीं आता। हम लोग वर्तमान से इतिहास में जाते हैं, फिर वर्तमान में लौटते हैं और वर्तमान से अतीत को देखते हैं। ये मेरी मुख्य बात है। इसलिए आप टुकड़ों को पूर्ण इतिहास न मानें, इतिहास को फाइनल ना समझें और वर्तमान के जो विद्वेष हैं, जो डिविजन्स हैं, उस डिविजन्स को इतिहास में प्रक्षेपित न करें। इसके साथ ये भी कह रहा हूँ कि अतीत जिनके सामने बहुत साफ नहीं है, जिनका इतिहास नहीं लिखा गया है, उनका इतिहास लिखने का जिम्मेदारी भी हमारी है। जिनका इतिहास नहीं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, तो हमको उनका इतिहास, इन प्राथमिक बातों के बाद हम लोग अब इस पर आते हैं। ठीक है, इस बात यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे बताएं। कोई समस्या हो जरूर बताइए। नहीं, इसको थोड़ा साफ कर दूँगा। 5 बाकी है। चर्चा को छोटी चर्चा करें, इसमें ज़्यादा बात नहीं करें, क्योंकि मैं समझ गया कल से आज तक कि टॉपिक पर हम लोग 2 चीज़ एग्री कर रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, किस एरिया में हम काम करना चाहते हैं, ये आपके सामने क्लियर है। ठीक है, आपकी कुछ प्राथमिक इंटरेस्ट की जगह होगी, ये तय है। आप उसके बाद बातचीत करेंगे अपने शिक्षकों के साथ में और अन्य मित्रों के साथ में। मैंने कहा था कि नेट पर जाइए, कुछ खोजिए, कुछ वीडियो सुनिए, कुछ किताबें पढ़िए, हो सकता है उसमें आप टॉपिक की तरफ बढ़ सकें। टॉपिक पर कूद कर मत जाइए, धीरे धीरे जाइए। टॉपिक पर कूद कर मत जाइए, धीरे धीरे जाइए, तब वो आपका भी टॉपिक रहेगा और दूसरे जो आपको सलाह देने वाले लोग हैं उनका भी उसमें योगदान रहेगा, लेकिन टॉपिक आपका होना चाहिए। ठीक है ना। मैं कभी आज ही एक मित्र को
प्रश्न पूछे। हाँ सर। मेरा नाम सुमित कुमार है। जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि समीकरण चेंज हो गया है 100 सालों में। हाँ। तो सर एक किताब है गांधी और अंबेडकर में जो डिबेट हुआ जाति का विनाश, लाहौर में जो वो एक भाषण देना चाहते थे, और आज हम देखते हैं 10 साल पहले मुझे लगता है एक और किताब लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा। एक था डॉक्टर, एक था सन। तो इन दोनों किताब में क्या सर, मेरा सवाल है, क्या राजनीतिक रूप से पिछड़ी और दलित जाति अगर सत्ता में आ जाती है तो क्या सामाजिक और आर्थिक समस्या हल हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, इससे हम लोग जूझ रहे हैं बहुत सालों से। बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत जेन्युइन सवाल है, क्योंकि हम लोग जब आपकी उम्र के थे तो हम लोग समझते थे कि राजनीतिक परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवर्तन भी हो जाएगा। अगर सत्ता जो है वो मिल जाए दलितों को, पिछड़ों को, तो सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। 1990 के आसपास की बात मैं कह रहा हूँ। हम लोग यही समझते थे कि जिस दिन हम लोगों के पास शक्ति होगी राजनीतिक, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। बंगाल में कम्युनिस्टों का शासन रहा 34 बरस, बिहार में पिछड़ों का शासन रहा बहुत सालों तक, अभी भी टेक्निकली पिछड़ों का ही शासन है। यूपी में बहुत ज़्यादा रहा, दलितों का शासन भी रहा, दलित नेतृत्व भी रहा। लेकिन स्थिति बदली जरूर, लेकिन वैसे नहीं बदली जैसा हमने चाहा था कि जो निचले तबके के लोग हैं उनके पास भी शक्ति जाए। देखा गया कि जो इन पिछड़ों की जो शक्तिशाली श्रेणी थी, शक्ति जो है वहीं पर केंद्रित होकर रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम बढ़े जरूर लेकिन पहुंचे नहीं। हम बढ़े जरूर लेकिन पहुंचे नहीं। तो ये समझने की बात होती है कि राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का विकल्प नहीं हो सकता। सामाजिक परिवर्तन जो है आपको समझना पड़ेगा कि वो एक बहुत बड़ा मामला होता है, उसमें एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में वही तो अम्बेडकर चाहते थे, वो जाति का विनाश चाहते थे, जिसका आपने जिक्र किया, जाति का विनाश, जो उनको बुलाया गया था लाहौर में। इसमें मैंने एक लेख लिखा है जाति के विनाश के ऊपर। उनको बुलाया था वहाँ पे, लेकिन जब उन्होंने भाषण तैयार किया तो लोगों को लगा बाप रे ये तो बहुत भयानक बात है। उनको वो गए ही नहीं, लेकिन उन्होंने चूंकि भाषण लिखा था इसलिए वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में आज हमारे पास एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बोल करके हम लोगों के पास है, और बहुत महत्वपूर्ण टेक्स्ट। उसमें ये कहा गया था कि हम जाति का नाश चाहते हैं, लेकिन हमारा पिछला 30 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि हम जाति का नाश नहीं चाहते हैं, हम जाति की क्या कहना चाहिए, जाति को भूलना नहीं चाहते, जाति का विनाश नहीं चाहते हैं, जाति को खास तरीके से पकड़ करके रखना चाहते हैं। ये आप सर्वे कराकर देख लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ अब जाति को हम लोग जब छात्र थे तब जैसे जाति की बात करते थे, अब उससे ज़्यादा बात कर रहे हैं। किसी भी आदमी को देखने के पहले उसकी जाति देखना पहले भी होता था और आज भी होता है, लेकिन आज जाति का वर्चस्व या जाति का प्रभाव पहले से कम हुआ है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए ये बात जाति के विनाश की नहीं है, जाति के प्रश्न पर संगठित होने का मामला ज़्यादा हो गया है, जाति के विनाश की बात कम हो गई। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसको नहीं कह रहा कि इसको आप मान लीजिए, लेकिन ऐसा हुआ है। इसलिए हम लोगों को ये लगता है कि दूसरे तरीके से जाति के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। कैसे भला? कैसे भला? आपने अरुंधति राय का जिक्र किया। अरुंधति राय की सोच की प्रशंसा भी बहुत होती है, उसका क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है।
अंबेडकर को मैं सीधे सीधे अरुंधति राय से नहीं जोड़ता। अंबेडकर अरुंधति राय से बहुत बहुत बेहतर चिंतक थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अंबेडकर पर थोड़ी पढ़ाई करने के बाद कह रहा हूँ कि अंबेडकर ने जातियों का झगड़ा लगाना नहीं चाहा था। वो जो कास्ट का दबाव है, उस दबाव को कम करने के लिए एक अपना प्रेस्क्रिप्शन दे रहे थे और गांधी को समझा रहे थे कि आप जाति के सामाजिक रोल को समझिए। ये है अंबेडकर का मैसेज। अंबेडकर खूनी क्रांति नहीं चाह रहे थे, ध्यान रखिएगा। अंबेडकर ने एक छोटी सी किताब लिखी थी। उस किताब में उन्होंने ये कहा है, छोटी सी किताब है, ज़्यादा सर्कुलेटेड नहीं है, उन्होंने बुद्धिज़्म के ऊपर एक किताब लिखी। उन्होंने कहा था कि हमारा काम होना चाहिए परसुएड करना, समझाना, बार बार समझाना, परसुएड करना, और तब तक समझाते रहना है जब तक कि वो समझ न जाए कि जाति हमारे ऊपर दबाव है, छाती के ऊपर दबाव है। इस दबाव को कम कीजिए ताकि हम एक समाज के रूप में आगे बढ़ सकें। और उन्होंने कहा था कि लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि परसुएशन, ये शब्द उन्हीं का, मैं दोहरा रहा हूँ के शब्द को, कि परसुएशन पर ध्यान दीजिए, समझाना जरूरी है। आप एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था में हैं जिसमें कि कुछ लोगों को ज़्यादा शक्ति मिली हुई है, कुछ लोगों, अधिकतर लोगों को कम मिली हुई है। केवल अधिकतर लोगों को संगठित होकर के ये कहना पड़ेगा उनको कि आप हमारी बात सुनिए, परसुएड करिए उनको, और उसके बाद उसका रूपांतरण करिए। इसलिए जो बात अरुंधति राय कह रही हैं और जो अंबेडकर कह रहे थे उसमें फ़र्क है। अंबेडकर गांधी जी से लड़े और बहुत भयानक लड़ाई हुई है, आपको याद होगा। पूना पैक्ट के बाद एक हुए, लेकिन उसके बाद लड़े भी और झगड़ा चलता भी रहा, कई सालों तक झगड़ा चला। लेकिन अंबेडकर में एक सकारात्मकता है, और वो तब पता चला जब पाकिस्तान प्रस्ताव की बात आई, तो अंबेडकर ने इसका गहरा कड़ा दिया। जिन्ना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अंबेडकर को समझाने में कि आप हमारे साथ चले आइए, पूरी ताकत लगा दी थी। उनको और कोई नहीं चाहिए, तो सिर्फ अंबेडकर चाहिए। लेकिन अंबेडकर नहीं गए जिन्ना के साथ, एक दूसरे व्यक्ति चले गए, जोगेंद्र मंडल उनका नाम था, आप लोग जानते हैं। और क्या हुआ, जोगेंद्र मंडल का हाल आपको मालूम है। लेकिन अंबेडकर कैसे नहीं माने, और क्यों नहीं माने, यहीं पर अंबेडकर की महानता है। वो इस बात को समझ चुके थे कि ये जो समाज है, ये समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम लोग उनका एक वाक्य है, हम लोग आपस में चाहे जितने भी झगड़े करते रहें, लेकिन राष्ट्र के रूप में एक है। उन्होंने अपने को अलग नहीं किया, जैसा कि जिन्ना ने मुसलमानों को लेकर के कहा था कि हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। ये अंबेडकर ने कभी नहीं कहा। इस अंतर को समझ लीजिए। और यही कारण है कि आज भी अंबेडकर को मैं बहुत बड़ा आदमी मानता हूँ। आपसी झगड़े हो सकते हैं, आपसी तनाव भी हो सकते हैं, संगठन के बहुत सारे मामले हो सकते हैं, लेकिन अंबेडकर ने कभी भी इस राष्ट्र विरोधी किसी बात का समर्थन नहीं किया। आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन अंबेडकर भारतीय राष्ट्र में विश्वास रखने वाले व्यक्ति। वो जिस तरह का विरोध करते हैं उनका वो जेन्युइन विरोध है। अगर समाज के बहुत बड़े हिस्से पर या सामाजिक अधिकार पर अगर कोई छोटा हिस्सा काबिज है, बनाए हुए है, तो विरोध करने का पूरा अधिकार उस हिस्से को है। उस हद तक वो गए हैं और उसकी बहुत सारी शिकायतें गांधी से थी, नेहरू से थी, तो उन्होंने की है। अंग्रेजों से कुछ कंसेशन भी लिए, सब समझा जा सकता है। लेकिन राष्ट्र के बाहर जाने के किसी भी प्रयास का उन्होंने समर्थन नहीं किया। ये बात लेकिन ध्यान रखें। इसलिए अंबेडकर को मैं सकारात्मक प्रतिवादी दलित चिंतक कहता हूँ। सकारात्मक राष्ट्रीय प्रतिवादी चिंतक, जो कि मैं अरुंधति राय के बारे में नहीं कह सकता, जो कि मैं नहीं कह सकता। अब क्यों नहीं कह सकता, उसके लिए मुझे आपको दोबारा कहीं और मौका देना चाहिए। ये मेरा एक रिस्पॉन्स है आपकी बात। इसलिए मैं आपको कहता हूँ
कि इतिहासकार को कभी भी एक पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, इस तरह की आइडियोलॉजिकल पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। इतिहासकार ढूंढता हुआ, कल मैं उदाहरण जो दे रहा था आपको याद हो कि राम जो है भेजते हैं रावण के पास में, कृष्ण भेजते हैं भीष्म पितामह के पास में, धर्मवीर भारती दुर्योधन को नायक बनाते हैं, दिनकर जो है वो कर्ण को नायक बनाते हैं, है ना, इस तरह के उदाहरण हैं। और बहुत ध्यान से आप रामायण में भी पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे प्रसंग मिलेंगे जिससे आपकी व्याख्या वैसी नहीं होगी जैसे तथाकथित ब्राह्मणवादी करते हैं। एकलव्य के प्रसंग में भी हमने सीखा है, और बहुत सारी सबरी हैं, बाली हैं, है ना, बाली सुग्रीव का जो प्रसंग है, हनुमान का जो प्रसंग है, वो सब जो है ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही तरह का पाठ करते हैं। हमारे पास इतना महान सोर्स है हमारे एंशिएंट लिटरेचर का, जिसकी हम व्याख्या कर सकते हैं अपने समय से, और इतिहासकारों ने किया है। डी.डी. कौशाम्बी ने जिस तरह से गीता को पढ़ा है, वैसे पढ़ने की भी ज़रूरत होती है ना। तो मैं ये बस, आपने चूँकि ये प्रश्न उठाया इसलिए मैं कहता हूँ कि इतिहासकार को तुरंत पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए, अपनी तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा करके समझते हुए दूसरों को समझाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक असावधानी कई लोग कर जाते हैं। जो मैं 25 साल का एक लड़का जो है वो मुझे चाहता है कि मैं बोलूं कि हाँ ये सही है कि गलत है। तो मैंने कहा भैया मेरी तो 50-55 साल उम्र हो गई, मैं तो नहीं हो पाता हूँ कन्विंस कि हाँ ये सही है और ये गलत है। अब 25 साल में तुम सोच रहे हो कि तुम जो है मतलब पा गए हो, तो मैं क्षमा कीजिए, आप अपनी तरह से कन्विंस्ड रहें और हम लोगों को ऐसे ही भटकने दें। भटकने वाले पाते हैं और पहुंचने वाले जो पहुंच चुके हैं वो ठहर जाते हैं। तो ये हम लोगों पर निर्भर है कि हम लोग ठहर जाना पसंद करेंगे कि खोजने वाले, हम लोग तो खोजने वाले हैं और खोजते रहेंगे।